Hello, welcome my dear students of 9th standard English medium. Welcome back to my online class of social science. ओके अभी हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा है इंडियन जुडिशरी। आप देख सकते हो टाइटल मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे रखा है। उसका एक लेक्चर जो लिया था प्रीवियस लेक्चर चैप्टर नंबर 11 का, उसमें हमने जानकारी लिया था। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडियन जुडिशरी सिस्टम इन विच we follow the kind of pyramid style of structure for the courts. Okay, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आती है, उसके बाद उसके जुरिस्डिक्शन में उसके नीचे अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट्स आती है, और उसके बाद हाई कोर्ट्स के नीचे जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तालुका कोर्ट्स का इंक्लूजन होता है, और उसके अलावा ट्रायल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स भी होती है। इतना हमने समझा था। तो आज हम जानकारी लेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो कि हमारा हाईएस्ट लेवल का जुडिशरी सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम एपेक्स कोर्ट भी कह सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, दोनों एक ही है, तो जरा कंफ्यूज मत होइएगा आप इसमें। एपेक्स कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ आर सिमिलर थिंग्स। ओके, सुप्रीम कोर्ट को ही हम एपेक्स कोर्ट कह सकते हैं। तो पढ़ने की शुरुआत मैं करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक ही हमें डिस्कस करना है इस लेक्चर में, और वो है पेज नंबर 86 पर। ध्यान दीजिएगा, हाथ में पेंसिल भी रखिएगा। एपेक्स कोर्ट एंड इट इज नेम्ड एज सुप्रीम कोर्ट आल्सो। सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सबसे बड़ा और सबसे टॉप लेवल का जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। हमारी राजधानी जो है दिल्ली, कैपिटल सिटी, वहां पे है। ऑल द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ इंडिया हैव टू वर्क अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि दूसरी सारी जितनी भी कोर्ट्स हैं देश में, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, उसके नीचे काम करती है। Supreme Court consists of one Chief Justice and 28 additional judges. यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है। जो जज होता है, एक चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, और एक ही होते हैं वो, और उनके नीचे काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट में 28 एडिशनल जजेस होते हैं। तो आज से आपको याद रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने एडिशनल जजेस होते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको जवाब आना चाहिए कि 28 एडिशनल जजेस होते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह भी अंडरलाइन करना है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो एक ही होता है, उसका अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, the number of judges in the Supreme Court is decided by the Parliament, but if the President feels that the workload of the Supreme Court is increased, then the President can appoint additional ad hoc judges to the Supreme Court as per the provision of the Constitution. इस सेंटेंस का मतलब ये कि टोटल मिला के जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कितने होंगे, उसका डिसीजन वैसे तो पार्लियामेंट लेती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वर्कलोड बढ़ गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो एडिशनल यानी ज्यादा जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और वो जो जजेस होते हैं वो एडहॉक जजेस होते हैं, टेम्पररी होते हैं, वो उनका परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं होता है। वो एडहॉक जजेस होते हैं, यानी कि काम के मुताबिक उनका सैलरी तय होता है। उनका कोई ऐसा लाइक स्केल में सैलरी या फिक्स ग्रेड पे वाला जो सैलरी होता है वो नहीं होता है। वो एडहॉक जजेस होते हैं। ठीक है, और वो वर्कलोड के हिसाब से तय किया जाता है, और वो तय करने की सत्ता जो है प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। ठीक है, और ऐसा रूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो कोई ऑब्वियसली वो कोई जूनियर जज नहीं होता है, वो सीनियोरिटी के हिसाब से बहुत ही एक्सपीरियंस वाला जो जज है वो होता है। except for the Chief Justice of the Supreme Court. All the other judges are appointed
appointed in consultation with the Chief Justice as well as the other senior judges. चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उनको छोड़ के बाकी सारे जो जजेस होते हैं, ठीक है, वो चीफ जस्टिस की राय लेकर और दूसरे सीनियर जस्टिस की एडवाइस लेकर उसका नियुक्ति किया जाता है। अब आइए देखते हैं, बहुत ही अहम टॉपिक है शॉर्ट नोट के लिए, कि क्वालिफिकेशंस क्या होती है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। बहुत ही आपको इवन फ्यूचर में अगर लॉ के बारे में पढ़ाई करना है, ठीक है, और लाइक उसी में आगे करियर आपका बढ़ाना है, तो ये चीज आपको डेफिनेटली काम में आएगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, तो इवन एडिशनल जजेस होते हैं, उसको बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या आवश्यकता होती है क्वालिफिकेशन की, तो वो पढ़ते हैं। सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा है शुड हैव प्रोवाइडेड अ सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 years एज अ जज इन एनी वन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही अहम क्वालिफिकेशन कि उसने वो, यानी वो कैंडिडेट ने जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, उसने मिनिमम 5 साल तक हाई कोर्ट में सर्विस किया है। 5 साल तक का उसने सर्विस पूरा किया है, ठीक है, वो जरूरी है। तीसरा क्वालिफिकेशन should have an experience of at least 10 years as the advocate in any of the high court of India। ठीक है, हाई कोर्ट में 5 साल का जज का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट में उसका 10 साल का एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हाई कोर्ट में नहीं है तो फिर नंबर 4 पे लिखा है should be a distinguished judge or famous jurist as per the opinion of the president। कई बार ये भी हो सकता है कि भले हाई कोर्ट में उसकी सर्विस के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन एज अ जज उसने बहुत अच्छा एक रेपुटेशन बनाया है। प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि he is a reputable judge and despite the lack of experience he can still be eligible to work in a Supreme Court। तो उसका नियुक्ति प्रेसिडेंट अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन वो हाईली डिस्टिंग्विश्ड और बहुत ही नामी जज होना चाहिए। 5th वाला क्वालिफिकेशन है शुड नॉट बी मोर देन 65 years of age। ये मैक्सिमम एज लिमिट है, 65 years से ज्यादा उम्र वाला नहीं होना चाहिए वो कैंडिडेट, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ रहे हैं, पेज नंबर 87 पे। ठीक है, तो इस तरह से द रिटायरमेंट ऑफ एज हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज जो है वो 65 years की होती है। ठीक है, 65 years होने के बाद कंपल्सरी रिटायर करना पड़ता है। फिर आता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। The retirement age is 65 years for a judge of the Supreme Court. However, the change in the age of retirement can be made by the Parliament through framing a law। अभी फिलहाल तो ऐसा चल रहा है कि 65 years जो है वो रिटायरमेंट की एज है, लेकिन एक बिल पास करवा के रिटायरमेंट की एज में बदलाव भी लाया जा सकता है। They cannot carry the practice of law in any of the Indian courts, but they can provide their services in communities appointed to investigate into uncommon situation or events। रिटायरमेंट होने के बाद 65 years खत्म होने के बाद वो कैंडिडेट जो है वो कहीं और पे एज अ जज काम नहीं कर सकता है। हालांकि वो एज अ वॉलंटियर कम्युनिटी सर्विस जरूर कर सकते हैं। ठीक है, किसी कमिटी ने अगर उनको अपॉइंट किया है, हाँ, उनको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल रिवॉर्ड उनको जरूर मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर एज अ लाइक वो अगर ऐसी उनकी विश है कि वो फ्री में एज अ वॉलंटियर वो कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं कोर्ट में, तो वो डेफिनेटली वो काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके अनुभव का, उनके एक्सपीरियंस का लाभ जो है वो कम्युनिटी को जरूर मिलता है। तो उनकी इच्छा के ऊपर है कि वो काम करना चाहते हैं कि नहीं। If incapable to carry out their duties before the time of retirement,
then under such circumstances they can resign willingly from their post by tendering written resignation to the president. अगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, हालांकि अभी 65 सालों के पूरे नहीं हुए, लेकिन हेल्थ वाइज उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, ठीक है, या तो फिर उनको कोई दूसरे रीजन से ऐसा लगता है कि वो अब काम नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो उसका जो रिटर्न रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं और कारणों के साथ उनको बताना पड़ता है कि क्यों वो अब अपनी जॉब से डिसकंटिन्यू होना चाहते हैं, उनको रीजंस प्रोवाइड करने होते हैं. बट द जजेस कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट एंड पावर इफ दे आर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ इनकेपेबिलिटी, मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी. ओके, जजेस को दूर भी किया जा सकता है अगर वो इनकेपेबल रहते हैं, इरेग्युलर रहते हैं, या तो फिर वो मिसकंडक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक काम नहीं करते हैं, या तो रूड उनका बिहेवियर है, इनएफिशिएंट है वो, ठीक है, तो वैसे कारणों की वजह से उनको अपने पद से दूर भी किया जा सकता है. ओके, दिस रिमूवल इज इन अकॉर्डेंस विद द provisions of the constitution is carried out through impeachment motion in parliament. रिमूवल करने का भी प्रोसीजर होता है जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं, और ये इम्पीचमेंट का प्रोसीजर हमेशा पार्लियामेंट में चलता है, जिसमें ये इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि अगर उनके ऊपर कोई मिसकंडक्ट का आरोप लगा है, इनएफिशिएंसी का अगर उनके ऊपर इल्जाम लगा है, तो क्या वो सही है कि गलत है, उसका एक इन्वेस्टिगेशन. उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पता चलता है कि हाँ सही है, एंड देयर आर सो मेनी एविडेंसेस अगेंस्ट हिम और हर, देन सब्सिक्वेंटली पार्लियामेंट में एक बिल पास करवा के उनको रिमूव किया जा सकता है. ठीक है, अब इस चीज को इम्पीचमेंट की प्रोसेस कहते हैं, जिसमें उनके ऊपर इंक्वायरी भी होता है, उनको बार बार बुलाया भी जाता है, उनको पूछा भी जाता है. ठीक है, द प्रोसीजर फॉर इट इज एज फॉलोज. ये एक्चुअली प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से चलता है. एवरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज टू सबमिट अ मेमोरेंडम having majority support to the president of the total number of members and at least 2/3 number of the members present in the respective session. Okay, impeachment की प्रोसीजर जब चलती है तो लाइक 2/3 मेजोरिटी जो मेंबर्स की होती है पार्लियामेंट की, वो मौजूद होने चाहिए, उतने मेंबर्स मौजूद होने चाहिए पार्लियामेंट में, तभी जाके इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलती है, वरना नहीं चलती. Based on the presentation by the order of president, the judge can be removed from his post. तो पार्लियामेंट का एक रिपोर्ट बनता है जिसमें मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसका रिमूवल का, जज का रिमूवल का समर्थन करते हैं. ठीक है, और वो रिपोर्ट दी जाती है प्रेसिडेंट को, तब जाके प्रेसिडेंट जो है वो जज को फिर आफ्टर ऑल रिमूव करते हैं. The Parliament monitors the presentation of the memorandum regarding the misbehavior of the judge and the conducting of the investigation as well as the conducting of the proof of the same. ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि पार्लियामेंट को जब ये कन्विंस हो जाता है कि ये जज जिसके खिलाफ ऐसा इल्जाम लगा है, मिसकंडक्ट या इनएफिशिएंसी या मिसबिहेवियर, ठीक है, वो सही मायने में एकदम सही है, तभी जाके उसका इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद, उसका लाइक प्रूफ आने के बाद, क्योंकि प्रूफ की भी जरूरत पड़ती है, तब जाके उसका लाइक ओपिनियन लिया जाता है कि क्या इस जज को रिमूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ठीक है, और ओपिनियन में जब पता चलता है कि ज्यादातर मेंबर्स, 2/3 मेंबर्स ऐसा चाहते हैं कि हाँ उनका रिमूवल हो, ठीक है, तब जाके प्रेसिडेंट को वो रिपोर्ट पेश की जाती है, इम्पीचमेंट की रिपोर्ट, एंड देन अल्टीमेटली द प्रेसिडेंट टेक्स द डिसीजन टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज पोस्ट. ओके, द कंसर्न्ड जज इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज नरेशन इन सेल्फ डिफेंस इन द पार्लियामेंट. साथ ही साथ में ये बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है
कि जो एलिज्ड जज है, यानी कि जिसके ऊपर इल्जाम लगा है, उस जज को भी अपनी सफाई देने का अधिकार दिया है। वो भी अपनी सफाई जो है वो देते हैं, क्लैरिटी देते हैं, और ऐसा कोशिश करते हैं साबित करने की कि वो के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो गलत है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन में वो जज ने क्या बोला, फिर उसके खिलाफ जो एविडेंस है वो क्या बता रहे हैं, ठीक है, वो दोनों चीजों को मिलाकर ही फाइनली एट लास्ट डिसीजन लिया जाता है, और उसमें भी 2/3 मेजोरिटी जो है वो इंश्योर की जाती है पार्लियामेंट के अंदर, और फिर वापस रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को पेश की जाती है। ठीक है, The Parliament monitors the presentation of the memorandum regarding the misbehavior of the judge and the conducting of investigation as well as the conducting of proof for the same. जितने भी प्रूफ्स आते हैं, पेश किए जाते हैं मिसबिहेवियर के एविडेंसेस, ठीक है, और सभी चीज़ों का पार्लियामेंट जो है वो मॉनिटरिंग करती है, ऑब्जर्वेशन करती है, मॉनिटरिंग करना है। The concerned judge is given the opportunity to present his narration. वापिस मैं आपको याद दिला दूं कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो जज जिसके ऊपर इल्जाम लगे हैं उनको भी सफाई देने का अधिकार मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू द जजेस व्हेन अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज का जब नियुक्ति होता है तो उसका एक ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है, और वो ओथ टेकिंग सेरेमनी प्रेसिडेंट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, उनसे सौगंध दिलवाते हैं कि वो पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी जो है वो निभाएंगे। ऐसा ओथ टेकिंग होना जरूरी है, किसी भी जज का नियुक्ति होता है तब। बिफोर टेकिंग द चार्ज ऑफ देयर ओथ, द जजेस आर रिक्वायर्ड टू टेक द ओथ इन ओरल एज वेल एज साइन द प्लेज। ओरली यानी कि उनको बोल के वो ओथ टेकिंग करना पड़ता है, और उसके अलावा जो प्लेज जो कि रिटन फॉर्म में होता है उसको भी उन्हें साइन करना पड़ता है, तब जाके उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो खत्म होता है, और उसके बाद वो अपनी जो पोस्ट है उसको, अपनी जिम्मेदारी जो है वो रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो किस तरह से उनका अपॉइंटमेंट होता है, अगर उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो कितनी होती है। ठीक है, जो चीफ जस्टिस हैं वो एक ही होते हैं, और उसके बाद 28 एडिशनल जजेस होते हैं, वो भी हमने देखा। रिमूवल का कार्रवाई अगर होता है तो वो पार्लियामेंट में होता है इम्पीचमेंट की प्रोसीजर के जरिए, और उनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के जरिए होता है। So this was a final summary of whatever that I taught you today in this lecture. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर उसको, इस टॉपिक को जरूर से पढ़िएगा 3-4 बार। मैं इस टॉपिक में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, just to make sure that you understand each and everything from the lesson. We don't need to be in a hurry to finish the lesson. हमें समझ में भी आना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको स्पीड में मैं लेसन को ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, ओके, लेकिन हाँ साथ में मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि जैसे जैसे लेक्चर आप देखते जा रहे हो, वीडियो लेक्चर भी अगर आपको देखना है 2-3-4 बार तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा रीडिंग करना आपका रियल टेक्स्ट बुक में से, जो कि आपका एक्चुअल सोर्स ऑफ स्टडीज है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। ठीक है, लेक्चर सुन के अगर आप बैठ जाओगे तो ऑब्वियसली वो आप भूल जाओगे, बट रिपीटेडली सेल्फ स्टडी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इज एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टडीज, सो डू दैट रेगुलरली, ओके, क्योंकि आपके पास अभी फिलहाल आजकल बहुत टाइम है। आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ही टॉपिक चल रहा है, ठीक है, तो आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी सत्ताएं होती हैं। ठीक है, उनके पास क्या पावर होता है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो दैट इज इट फॉर नाउ।
Thank you very much for your time. Have a good day. Bye-bye.